Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री only at learnohub.com. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है साउंड। तो साउंड को ऑलरेडी हम क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें हमें ऑलरेडी पता हैं, तो उन्हीं चीजों में फर्दर एडिशन करते हुए आज हम इस चैप्टर को करेंगे खत्म। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। साउंड एक तरह की एक एनर्जी है, राइट? सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, राइट? तो कभी भी कोई ऑब्जेक्ट साउंड तब प्रोड्यूस करता है जब वो वाइब्रेट करता है। तो यही हमने पढ़ा था क्लास 7 में। जैसे कि अगर एक बेल साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो वो बेल वाइब्रेट कर रही है, इसलिए हमें साउंड सुनाई दे रही है। दूसरा, एक लाउड स्पीकर, जब एक लाउड स्पीकर वाइब्रेट करता है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। वैसे ही एक विसल, जब हम विसल बजाते हैं तो हम उसमें एयर ब्लो करते हैं और उसके बीच में एक छोटी सी बॉल होती है, वो बॉल क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है, राइट? और उसी के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास। अब एक छोटी सी एक्टिविटी हमने लास्ट क्लास में भी की थी कि अगर आप एक रबर बैंड लो या एक आप थोड़ा हार्ड सा थ्रेड लो और एक साइड से उसको अपने माउथ में डालो, दांत के बीच में, और दूसरी साइड को आप पकड़ के रखो। नाउ यू प्लक दैट थ्रेड, सो द वाइब्रेशन ऑफ this thread or a rubber band will produce sound. You will hear sound, right? So sound is produced due to vibrations. अब जब भी हम साउंड की बात करते हैं ना, तो साउंड कभी भी ऐसे ही नहीं आ जाती है, राइट? तो साउंड को ट्रैवल करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझसे 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा हो गया, से 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर आप खड़े हो, ठीक है? तो आपको वो आवाज, अगर मैं कुछ बोलूंगी आपको, तो वो आपको आवाज सुनाई देगी, राइट? अगर मैं एक जोर से थोड़ा बोलूं तो आपको वो आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हमें एक मीडियम चाहिए। मैंने बोला तो मुझसे वो आवाज आप तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी? जब कोई मीडियम होगा जो उसको ट्रांसफर करेगा। सो दिस मीन्स दैट साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी कांट हियर ईच अदर ऑन मून। तो अगर मैं और आप मून पे चले जाएं, ठीक है, तो आप जो भी बोलोगे मुझे नहीं सुनाई देगा, मैं जो भी बोलूंगी आपको नहीं सुनाई देगा, बिकॉज देयर इज नो मीडियम, एंड विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रैवल, राइट? तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। आपको समझ आ जाएगा कि मीडियम में कैसे ये साउंड ट्रैवल होता है, राइट? ओके, तो अब हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, अभी हम फिर से उसको रिकॉल करने वाले हैं कि अगर हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की बात करें तो इनमें से सबसे ज्यादा फास्ट साउंड कहां पर होती है? सबसे ज्यादा फास्ट साउंड हमें सॉलिड्स में देखने को मिलती है। जैसे कि आयरन में जो स्पीड ऑफ साउंड है दैट इज 5000 मीटर्स पर सेकेंड। वहीं पर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में इट इज 1500 मीटर्स पर सेकेंड, और अगर हम एयर में बात करें, मतलब दैट इज गैसेस, तो इट इज 330 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मोर देन इन लिक्विड्स एंड इट इज इवन मोर देन इन गैसेस, ठीक है? तो सबसे ज्यादा सॉलिड में है और सबसे कम गैसेस में है। इज दैट करेक्ट? ओके, तो अब हमने बोला है कि साउंड एक एनर्जी है। ऐसा क्यों है? वाई साउंड इज एनर्जी? क्योंकि जब भी एक बॉडी वाइब्रेट होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज वाई वी नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। क्योंकि अगर मैं कुछ बोल रही हूं तो मैं साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ, मेरी यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर टच करूंगी तो आई विल फील द वाइब्रेशन, राइट? नाउ सिंस इट इज वाइब्रेटिंग, आपको किसी थ्रू आपको ये आवाज सुनाई दे रही है। मान लो आप मेरे सामने ही बैठे हो, ठीक है, तो आपको आवाज सुनाई देगी,
राइट क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन हो रही है, इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और अब जो मेरे आसपास के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इन पार्टिकल्स की, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली देयर इज चेंज इन एनर्जी, right? So when the energy is changing, so because there is energy involved, so that is why we say that sound is a form of energy. Okay? तो इसको समझने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। तो मैं आपको इस एक एयर की लेयर्स की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक बॉडी के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके? तो इस चीज को ध्यान से सुनना। तो हाउ साउंड प्रोपगेट्स इन एयर, तो होता क्या है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उसका जो सराउंडिंग मीडियम होता है उसमें वो जो साउंड है वो एक वेव की फॉर्म में प्रोपगेट करती है, एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो उसको समझने के लिए हमारे पास मतलब एक तरह की एक डिस्टर्बेंस होती है जो सराउंडिंग लेयर्स में फील होती है, राइट? तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। अब मान लो हमारे पास एक मेटल स्ट्रिप है जिसका एक एंड को हमने टाई कर दिया है एक वुडन बॉक्स में, और जो दूसरा एंड है दैट इज फ्री, राइट? और ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई जा रही हैं, दीज आर द एयर लेयर्स, राइट? अब क्या होता है, मान लो आपने इस मेटल स्ट्रिप को पुल किया फ्रॉम दिस मीन पोजिशन दैट वाज ए टू दिस पोजिशन, अनदर पोजिशन दैट इज बी। तो जब आपने इसको पुल किया फ्रॉम ए टू पोजिशन बी, तो इसके पास में जो एयर कॉलम था, ठीक है, जो एयर की लेयर्स थी वो क्या हो गई, वो कॉम्प्रेस हो गई। मान लो 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, आगे 4 लोग और खड़े हैं, तो मान लो ये 3 लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर ये 4 लोग और खड़े हैं। अगर ये इस तरफ को जोर लगाएंगे, ठीक है, इस तरफ को मूव करेंगे तो क्या होगा, मतलब एक तरफ को मूव करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर इन लोगों के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, वो कम होगा, राइट? वो इनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे एक तरह से, ठीक है, और यहाँ पर स्पेस जो है वो कम होगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि जब हम इसको इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पर मेटल स्ट्रिप को लेकर जा रहे हैं तो इसके पास वाली जो एयर की लेयर्स हैं वो कॉम्प्रेस हो रही हैं। सो दिस सी रिप्रेजेंट्स कॉम्प्रेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्रेशन, राइट? अब क्या होगा, अब आप देखोगे कि फर्दर जो लेयर्स है अभी तक उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस यहाँ पर जो लेयर्स थी ना वो कॉम्प्रेस हो गई हैं, राइट? अब होगा क्या कि ये जो लेयर है ना ये कॉम्प्रेस होगी, और अब धीरे 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 ये जो कॉम्प्रेशन है ना ये एक लेयर से नेक्स्ट लेयर तक मूव करता जाएगा। तो ये ऐसे इस तरफ को ट्रैवल करता जाएगा। अब क्या हुआ, अब ये जो स्ट्रिप थी ये बैक चली गई टू ए फ्रॉम बी से बैक ए में चली गई, ठीक है। तो जो लेयर्स थी एयर की, दे बिकॉज द एयर दीज लेयर्स आर क्वाइट इलास्टिक, तो ये जो लेयर्स थी ये कैसी हो गई, ये नॉर्मल कंडीशन में आ गई, जैसे यहाँ थी वैसे ही यहाँ पर आ गई। लेकिन क्योंकि हमने इसको प्लग किया है एक तरफ को, तो नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, तो वो ऐसा नहीं है कि मीन पोजीशन के ऐसे ही वाइब्रेट करेगा, ठीक है, इट विल वाइब्रेट लाइक दिस, right? So it will go from mean position towards one side, then come back to the mean position, then towards another side, then come back to the mean position, right? ऐसा ही होगा। तो जब ये नॉर्मल पोजीशन पे आया तो कॉम्प्रेशन तो आगे पहुंच चुका था, लेकिन जो उसके पास में लेयर्स थी, जो इनिशियल लेयर्स थी, वो वापस बैक टू नॉर्मल स्टेट आ जाएंगी ड्यू टू इलास्टिसिटी इन द मीडियम। अब यहां से ए जो है, ए पोजीशन से ये जो मेटल स्ट्रिप है ये जाएगी दूसरी तरफ को टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट इज द पोजीशन सी। अब इस केस में क्या होगा, यहां पर लो प्रेशर की कंडीशंस फील होंगी, तो यहां पर इन लेयर्स के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। व्हाट इज दैट? दैट इज रेयरफैक्शन। इज दैट क्लियर? और देखो कॉम्प्रेशन जो है वो आगे से आगे ट्रैवल करता ही जा रहा है, यहां पर था और ये आगे की तरफ को ट्रैवल कर रहा है, राइट? सो दिस इज
this space that is being created between the air layers is the rarefaction, and when these are compressed, that is the compression. Is that clear? Okay, तो अब again from C this will come back to the mean position, that is A. तो अब यहाँ पर जो layers हैं वो क्या हो जाएंगी, वो अगेन दे विल कम बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट, और ये जो रेयरफैक्शन है ये आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा. ओके, एक लेयर से अगली लेयर पे चला जाएगा, और वैसे ही कॉम्प्रेशन तो मूव कर ही रहा है. तो बेसिकली अब जितनी बार भी ये ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से राइट लेफ्ट होता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, वैसे वैसे ये जो पूरा जो साउंड है ये एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती रहेगी. राइट, सो दिस इज हाउ द साउंड इज प्रोपगेटेड इन एयर. राइट, तो बेसिकली हमारे आसपास जो मीडियम है उसमें ही हमारे आसपास के मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करके ही ये साउंड जो है वो आगे की तरफ ट्रैवल करती है. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम ये बोलते हैं ना कि साउंड ट्रैवल करती है क्योंकि वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है, दिस डजंट मीन कि जो यहाँ पर मूव हो रहे हैं वो पार्टिकल्स हैं. सो when sound travels from one place to another, right, from one layer to another, तो वहां पर सिर्फ ये एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है. यहाँ पर सिर्फ पार्टिकल्स से, एक पार्टिकल से एनर्जी दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो रही है. सो पार्टिकल्स आर नॉट ट्रैवलिंग, राइट, so they are just vibrating and transferring their energy. So I hope कैसे साउंड प्रोपगेट करता है ये बात आपको समझ आई है. किसी को भी कोई डाउट हो, आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं. कमिंग अप नेक्स्ट इज द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द वेव. सो वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद देम, सो लेट अस रिवाइज देम. सबसे पहला है एम्पलीट्यूड. तो अब अगर मेरी एक वेव है, ठीक है, ये वेव का मीन पोजिशन है, ठीक है, अब इस मीन पोजीशन से वेव कितना दूर जाती है, कितना ऊपर जा रही है और कितना नीचे जा रही है, दैट इज सेड टू बी द एम्पलीट्यूड. सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स मेन पोजीशन. तो मीन पोजीशन से उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. एंड एम्पलीट्यूड इज इसका जो सिंबल है दैट इज ए, एंड सिंस इट इज अ डिस्प्लेसमेंट सो द सिंबल इज मीटर, आई मीन द यूनिट्स आर मीटर. right, the next is the time period. So time period is denoted by capital T. Now it is time, so इसका जो हम यूनिट होगा दैट विल बी सेकेंड. सो द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए एक पार्टिकल जो है कितना टाइम लेता है, सो दैट इज द टाइम पीरियड. द नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी होती है कि कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं. सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम in 1 second. So frequency is denoted by small f, and so this frequency is in second inverse or it is in hertz. ठीक है, so these two are the units of frequency. तो एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, that is the frequency. राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ जो ये फ्रीक्वेंसी होती है वेव की, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इट्स सोर्स. की उसकी सोर्स में कितनी वाइब्रेशन हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि एक वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी. तो वेव की फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन देम, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, राइट. सो वी राइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन time period, or we can say time period is equal to 1 upon frequency. So you have to remember any of them, दूसरा automatically आपके पास आ जाएगा. So we can say that, so अगर there is time t और उस टाइम में एक वाइब्रेशन, एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, so this means, so frequency is 1 and time period is t. So you will have to remember these
formulas, right? So this will help you in solving the numericals. The next one is the wavelength. तो wavelength क्या होती है? एक distance होता है. किसका distance होता है? So distance traveled by a wave in one time period of vibration of the particle of the medium. तो एक time period में कितना distance एक wave travel करती है? So एक compression से दूसरे compression तक या फिर एक rarefaction से दूसरे rarefaction तक. So this distance is said to be the wavelength और इसको हम denote करते हैं with lambda. Now since it is distance तो इसका जो unit है वो क्या होगा? Not second but it is meters में. राइट सो आई होप क्लियर है, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. नाउ वी विल बी रिप्रेजेंटिंग द वेव्स एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज वेव्स आर डन इन टू फॉर्म. वन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड द अनदर इज डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. तो दोनों को ही थोड़ा डिटेल में अलग अलग से समझते हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टू द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो एक वेव जो है वो कितना ट्रैवल कर रही है इन अ मीडियम, राइट? सो ए इज शोइंग एम्पलीट्यूड. सो ए रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड, राइट? सो इट इज एम्पलीट्यूड. देन टी रिप्रेजेंट्स टाइम पीरियड, right? And small t is the time that we have taken in seconds. So displacement जो है वो y axis के along है और जो टाइम पीरियड है वो जो टाइम है वो x एक्सिस के अलोंग है. वाई? बिकॉज x एक्सिस के अलोंग यूजुअली जो भी क्वांटिटी या फिर जिसे भी लेते हैं दैट इज वेरिएबल. नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पर जीरो से जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो वाइब्रेट करना शुरू हुए एंड देन दे वेंट टू दिस पोजिशन ए. ठीक है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन टू दिस पोजिशन is called A. Why? Because this is the amplitude. तो maximum displacement जो एक particle में हुई जब वो vibrate हुआ, so that is amplitude A. So this means in this graph amplitude of the wave is 2 centimeters. How do we know it is centimeters? Because it is mentioned over here, right? अब ये wave आगे की तरफ को travel हुई, right? So this is the first compression. यहाँ से फिर ये आई towards the lower side, negative side of the displacement graph, and then it went back and reached the mean position. So this is the rarefaction. So now this complete मूवमेंट, ठीक है, यहाँ से 0 पोजिशन से यहाँ 4 पोजिशन तक. सो दिस इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड. सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? सो टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड्स. तो अगर आप रिकॉल करो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t. सो कैन यू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव? ऑफ कोर्स वी कैन. सो f इज इक्वल टू 1/4 एंड it will be in meter, it will be in second inverse, right? तो अब याद रहेगा ना कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है either it is hertz or it is second inverse, right? So it will come out to be 0.25 second inverse or hertz, right? So I hope this is clear. Now coming up next is the displacement distance graph. तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, so we have kept the distance on the x axis and displacement is on the y axis. तो यहाँ पर भी same, we have started from the mean position A, wave went up till here, right? And then it came down, ठीक है, और ऐसे ही ये मूव करती रही. तो यहाँ पर ये जो लैम्डा है दैट इज द वेवलेंथ, इट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव, राइट? सो इट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव. ठीक है, तो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, दैट इज 2 meters. How do we know meters? Because it is written over here that this distance is in meters. राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल था, कोई डाउट किसी को हो तो प्लीज पूछना. ठीक है, सो एम्पलीट्यूड इज 2 centimeters and if we talk about lambda, that is the wavelength, that is 2 meters, right? So I hope this is clear. Now coming up next is the characteristics of the sound. तो sound के ना
जो साउंड वेव होती है ना उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। अब डिपेंडिंग ऑन दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव, दो साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि कितनी लाउड है वो वेव, या उस वेव की पिच कितनी हाई है, कितनी श्रिलनेस है उसमें, और उस साउंड की क्या क्वालिटी है, दैट इज टिम्ब्रे और द वेव फॉर्म। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द लाउडनेस। तो कैसे करते थे लाउडनेस, सोचो एम्पलीट्यूड का कुछ तो होता था, राइट। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लाउड साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फेंट साउंड, बोथ हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम वेव फॉर्म। तो देखो दोनों ही वेव्स की अगर आप फ्रीक्वेंसी देखो, सो फ्रीक्वेंसी दोनों की ही सेम है, ठीक है। तो एक सेकेंड में वो एक बराबर ही वेव ट्रैवल कर रही है, राइट, और वेव फॉर्म भी सेम है। लेकिन फर्क कहाँ है, फर्क है एम्पलीट्यूड में। तो दिस लाउडनेस एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 7, इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, दैट इज ए। अब एक वेव कितना ऊपर जाती है मेन पोजीशन से या फिर कितना पास रहती है मेन पोजीशन के, सो दैट विल डिफाइन कि कितनी लाउड या कितनी सॉफ्ट वो साउंड होगी। तो अगर आप इन दोनों में देखो तो यहाँ पर जो हमारी वेव है वो मेन पोजीशन से ज़्यादा ऊपर जा नहीं रही है, सो एम्पलीट्यूड इज लेस एज कंपेयर टू दिस एम्पलीट्यूड, राइट। तो यहाँ पर काफ़ी दूर जा रही है, इट रीचेज लाइक डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, बट इन दिस केस एम्पलीट्यूड इज 2 meters, but in this case the amplitude is how much, it is 4 meters. So more the amplitude, more you can say louder is the sound. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। सो इज दैट क्लियर? कोई डाउट हो तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल हैं लाउडनेस ऑफ साउंड के। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर गिटार है आपके पास और आप अगर उस गिटार के स्ट्रिंग को आप हल्का सा हिलाते हो, ठीक है, हल्का सा उसको प्लग करते हो, तो क्या होगा, आपको धीमी सी आवाज सुनाई देगी। नाउ अब आप उसको थोड़ा जोर से प्लग करते हो तो उससे क्या होगा, उससे आपको वो आवाज ज्यादा सुनाई देगी, राइट। तो आपको एक लाउड साउंड सुनने को मिलेगी, राइट। वैसे ही अगर आपके पास तबला है, ठीक है, तो तबला को अगर हम धीरे धीरे टैप करते हैं तो आपको धीरे धीरे साउंड सुनाई देगी। लेकिन अब अगर आप तबला को जोर से अगर आप उसको प्रेस मतलब उसको टैप करते हो तो आपको वही साउंड जोर से सुनाई देगी। अब जैसे मैं टेबल को टैप कर रही हूँ, ठीक है, तो आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। अब मैं इसी टेबल को जोर से मतलब टैप करूंगी तो आपको जोर से साउंड सुनाई दी, राइट। सो व्हाई, सो दिस इज बिकॉज क्योंकि एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, राइट। तो जो मीन पोजीशन से वेव है वो ज्यादा दूर गई है, तो जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उतनी ही साउंड की लाउडनेस ज्यादा होगी। देन द सेम केस इज विद पियानो। तो पियानो में भी जितना धीरे धीरे आप उसके कीज को प्रेस करोगे उतनी आपको धीरे धीरे आवाज आएगी, लेकिन जब आप उसको जोर से प्रेस करोगे तो यही आवाज जो है वो काफी जोर से आपको सुनने को मिलेगी, करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो लाउडनेस में जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी भी साउंड की लाउडनेस को। तो सबसे पहला है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कितनी दूर वो अपनी मीन पोजीशन से जा रही है या कितनी पास है, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी लाउड वो साउंड होगी। अगर वो अपनी मीन पोजीशन से काफी दूर जा रही है, राइट, तो वो ज्यादा, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड भी ज्यादा होगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड भी कम सुनाई देगी हमें, करेक्ट। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। तो आपको एक एक्सपेरिमेंट याद होगा, हमने लास्ट क्लास 7 में भी डिस्कस किया था कि एक क्लॉक है, ठीक है, उस क्लॉक को मैं टेबल के एक एंड पे रख देती हूँ और मैं दूसरी तरफ से अब मैं जो कान है ना वो टेबल पे लगाऊंगी और अब उसकी टिक टिक वाली आवाज सुनना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, तो मुझे सुनाई देगी,
ठीक है। अब जैसे जैसे वो क्लॉक जो है वो मेरे पास आती रहेगी, वैसे ही ये टिकिंग साउंड जो है वो मुझे ज़्यादा लाउडर सुनाई देगी। तो जितना पास आप किसी सोर्स ऑफ साउंड के होते हो, उतना ज़्यादा वो आपको आवाज़ सुनाई देती है। अब आप मेरे से हम 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे खड़े हैं, मैंने आपको कुछ बोला, आपको सुनाई दिया। अब आपको 200 मीटर डिस्टेंस पर मैं खड़ा कर दूं, सेम आवाज में बोलूं, कि आपको सुनाई देगा? शायद सुनाई दे या फिर ना सुनाई दे, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि मैं कितना जोर से बोल रही हूँ। सो द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ साउंड, आप कितनी दूर हैं, जहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस सोर्स से आप कितना दूर हैं, करेक्ट। नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जो बॉडी वाइब्रेट हो रही है उसका सरफेस एरिया कितना है। अब एक छोटा सा ड्रम ले लो, वो बच्चों वाला होता है ना, प्ले खेलने वाला, एक वो ले लो और एक एक्चुअल बड़ा वाला ड्रम ले लो। अब दोनों को ही टैप करो, तो जो बच्चों वाला ड्रम है, क्योंकि वो छोटा होगा, उसका सरफेस एरिया भी छोटा होगा, तो उससे आवाज भी कम प्रोड्यूस होगी। लेकिन जो बड़ा वाला ड्रम है, जब आप उसको हार्ड स्ट्राइक करोगे तो उससे आवाज भी ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। सो मोर द सरफेस एरिया, लाउडर इज द साउंड, ठीक है। सो लाउडर इज द साउंड। वैसे ही क्लोजर टू सोर्स, तो मोर, या फिर आई कैन से लाउडर इज द साउंड। इज दैट करेक्ट? फोर्थ इज द सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर। अब आपको कितना सुनाई देता है? कुछ लोग होते हैं जो पार्शली डेफ होते हैं, राइट। कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, कुछ लोगों को ऊंचा सुनाई देता है। तो आपने अपने घर में देखा होगा, बुजुर्ग जो होते हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनको ना थोड़ा कम सुनाई देता है, राइट, क्योंकि विद एज ना वो थोड़ी सी उनकी पार्शियल हियरिंग लॉस हो जाता है। तो अब उनसे जब हम बात करते हैं तो हम जोर से बोलते हैं, राइट, तो हमें जोर से बोलना पड़ता है ताकि उन तक वो उस बात को आराम से सुन पाए, राइट। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन को वही आवाज जो है वो लाउडर लग सकती है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर, कि उसका ईयर ड्रम जो है वो कितना वाइब्रेट कर रहा है जब हम ये बात बोल रहे हैं, तो उसको कितना जोर से वो सुनाई दे रहा है। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लाउडनेस ऑफ द साउंड, right? Then coming on to the relationship between the loudness and the amplitude of the wave. So loudness of the sound and amplitude of the wave, they are directly proportional. I mean, the loudness of the sound is directly proportional to the square of the amplitude of the wave. So this is the equation. So loudness is directly proportional to square of the amplitude. So this means L is directly proportional to A square. So in case, say, ये जो एम्पलीट्यूड है अगर मान लो ये डबल हो जाता है, तो इसका मतलब जो लाउडनेस है दैट विल बिकम 4 टाइम्स. इफ इट इज tripled, so it means the loudness of the sound will become 9 times, right? So this is what happens with the loudness of the sound when amplitude is increased. तो अब यहाँ पर देखो, तो इस केस में जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 2 और इस केस में जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 3. तो अगर हम रेशो लें दोनों का ही, सो से दिस इज A एंड दिस इज B. सो इफ वी टेक द रेशो ऑफ लाउडनेस ऑफ B wave over the loudness of A wave, तो it will be B is amplitude का स्क्वायर और यहाँ पर amplitude का स्क्वायर, so the ratio will be 9/4. All right. Now coming on to the next very important thing, that is the unit of loudness. So it is decibel, that is small d and capital B, and the loudness of the sound is measured in this special scale, that is the decibel scale. So 1 dB, ठीक है. So 1 dB is 1/10 बेल. नाउ व्हाट इज दिस बेल? बेल से क्या आपको किसी साइंटिस्ट का नाम याद आ रहा है? सोचो सोचो सोचो. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी. किसने की थी? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने. तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर ये जो यूनिट है वो बनाया गया है, उन्हीं के नाम पर. सो इट इज 1 डेसिबल इज इक्वल टू 1/10 बेल. सो डेसी मीन्स 10, राइट? सो इट इज 1/10 बेल,
करेक्ट। अब दिस 1 डेसिबल इज बेसिकली, अब होता क्या है कि साउंड्स जो है ना वो बहुत सारी प्रोड्यूस होती हैं। अब जैसे कि 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है। सो 1 किलो हर्ट्ज से इज द लाउडनेस ऑफ द साउंड, करेक्ट। इसे माना जाता है 0 लेवल ऑफ ऑडिबल साउंड, ठीक है। अब जैसे जैसे ये लेवल ऊपर की तरफ जाने लगता है, मतलब जब 0 लेवल पर होगा तो हमें बहुत फेंट सी आवाज सुनाई देगी। अब जब ये 10 डेसिबल या फिर से 20 डेसिबल हो जाएगा तो धीरे धीरे ये जो साउंड है ये बढ़ती जाएगी। सो इट इज सेड दैट जब भी 0 डेसिबल से 30 डेसिबल तक की साउंड हम सुनते हैं, सो दिस इज कंसिडर्ड टू बी सेफ फॉर आवर ईयर्स। अब जब ये साउंड बढ़ने लगती है एंड इट गोज बियॉन्ड 80 डेसिबल एंड यू आर एक्सपोज्ड टू दिस साउंड ऑन द डेली बेसिस, देन दिस अफेक्ट्स योर ईयर्स, दिस अफेक्ट्स ईयर्स, और ये परमानेंट हेयरिंग लॉस भी कर देती है कई बार, ठीक है। तो इन लोगों में परमानेंट हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है जो 80 डेसिबल से ऊपर की साउंड को, मतलब ऑन डेली बेसिस दे आर like hearing the sound above 80 decibel. Okay, so I hope this is clear. कोई doubt हो please ask it on ask question section. Now coming on to the next, that is pitch. So pitch is again a characteristic of sound that differentiate acute and shrill sound from the flat. ठीक है, तो एक तीखी आवाज को एक फ्लैट साउंड से डिस्टिंग्विश करता है कौन? पिच, राइट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड पे। सो बेसिकली दिस इज डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी, ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं या फिर कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ना फ्रॉम हियर टू हियर इज 1 सेकेंड, ठीक है। तो एक सेकंड में एक वेव बन रही है, लेकिन अब हम यहाँ पर जाएं तो दिस इज 1 सेकेंड एंड इन 1 सेकेंड 1 एंड 2 वेव्स आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 1 है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 2 एंड वी नो दैट सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी एक सेकेंड में उतनी ही हाई पिच्ड साउंड होगी वो, और जितनी कम होंगी उतनी ही लो पिच्ड होगी। तो बेसिकली दिस इज सेड टू बी द फ्लैट साउंड and this is said to be the shrill sound. Is that correct? So did you understand the difference between both of them, right? तो ये एक तरह से रिविजन ही था जो हमने प्रीवियस क्लास में किया है। तो अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो आपने छोटे बच्चे को और एडल्ट को रोते हुए सुना होगा, तो आप हमेशा देखोगे छोटा बच्चा है ना वो बहुत ही हाई पिच्ड वॉइस में रोता है, मतलब बहुत जोर से रोता है, ठीक है। सो द पिच ऑफ अ बेबी क्राइंग इज हायर, दैट इज हाई एज कंपेयर टू द एडल्ट क्राइंग, राइट। वैसे ही अगर हम अपने स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स को लें तो इनमें भी जो पिच है दैट कैन बी raised and that can be put down by just एडजस्टिंग द स्ट्रिंग्स या फिर उनके एयर कॉलम को। जैसे फ्लूट है तो उनमें भी एयर कॉलम को एडजस्ट करके ना होल्स को क्लोज या ओपन करके उनकी वॉइस को मतलब उनसे प्रोड्यूस होने वाली साउंड को हम हाई पिच या लो पिच कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द वेज ऑफ चेंजिंग द पिच इन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो लेट अस सी हाउ वी डू दैट। सबसे पहले आते हैं स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। तो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन हो गया, गिटार हो गया, तो इनमें ना हम कौन सा अगर आप स्ट्रिंग्स देखोगे ना, अगर आप ध्यान से इनके स्ट्रिंग्स देखो तो आप ये नोटिस करोगे कि इनकी थिकनेस स्ट्रिंग्स की अलग अलग होती है। अब ये जो थिकनेस होती है ना, इसी से अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। जो मतलब फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस की वो इन स्ट्रिंग्स में अलग अलग होती है, इसीलिए हमें अलग अलग साउंड सुनाई देती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो। अगर आपको एक हाई नोट वाली आवाज चाहिए, या तो आप काफी मतलब हाई टेंशन से उसको स्ट्रिंग को प्लग करोगे, या फिर सबसे पतले वाले स्ट्रिंग को आप
प्लग करोगे, राइट। दूसरा ये डिपेंड करता है कि अगर मान लो ये एक स्ट्रिंग है जो अटैच्ड है, अब अगर आप इस स्ट्रिंग को इस एंड या इस एंड से प्लग करते हो तो ये ज्यादा हायर नोट देगा आपको। तो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कैसी आवाज चाहिए, हाई पिच चाहिए, लो पिच चाहिए, तो उसके लिए कहां पर आप स्ट्रिंग को प्लग करते हो अकॉर्डिंगली वो साउंड प्रोड्यूस होती है। फाइन। द नेक्स्ट वन इज द विंड इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम फ्लूट की बात करते हैं तो उनमें क्या होते हैं, अगर एक फ्लूट है तो फ्लूट में ना ऐसे होल्स होते हैं, तो बेसिकली हम इसमें विंड ब्लो करते हैं और उस ब्लोइंग ऑफ विंड से यहाँ पर एयर कॉलम डेवलप होता है। तो अब आप बेसिकली इन होल्स को ओपन या प्रेस करते हो। आपने देखा होगा कि जो फ्लूट बजाते हैं वो ऐसे उनकी फिंगर्स ऐसे मूव कर रही होती हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रहे होते हैं, वो इन होल्स को ओपन या क्लोज कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर एयर कॉलम डिफरेंट होता है, ठीक है, मतलब हवा निकल रही है या हवा अंदर ब्लॉक हो जा रही है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसी साउंड प्रोड्यूस होने वाली है। Is that correct? So I hope this is clear. The coming up next is the picture filling with tap water. तो जैसे कि अगर आप एक ना पानी का जग ले लो, ठीक है, पानी का जग नहीं, एक एम्प्टी जग लो पानी वाला, तो अब उसको ना टैप के नीचे रखो, तो जब वो टैप खोल दो तो जब वो भरना शुरू होगा ना तो उसकी साउंड फिर भी एक फ्लैट होगी। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आता जाएगा, ये एयर कॉलम डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पर आवाज जो है वो श्रिल होती जाएगी। सो लेस द एयर कॉलम अबव वाटर, ठीक है, लेस द एयर कॉलम श्रिलर इज द साउंड, या फिर जो साउंड है वो हाई पिच्ड साउंड होने वाली है। करेक्ट, ठीक है, बात समझ आ गई। ओके, तो एक और एक्टिविटी है, काफी सिंपल है। एक वायर लो, उसको स्ट्रेच करो, ठीक है, एक स्ट्रेच्ड स्टील वायर लो और उसको ना दोनों साइड पर उसको ना टाइटली मतलब उसको अटैच कर दो, ठीक है। अब अगर आप इस वायर को मिडल से प्लग करोगे तो आपको ना ये वायर ऐसे ऊपर नीचे को होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो बेसिकली एक ऊपर और एक नीचे ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसको यहां से या फिर यहां से प्लग करते हो तो आप देखोगे कि ऐसे आपको यहां पर सिर्फ एक लूप दिखाई दे रही है यहां पर, लेकिन यहां पर आपको 2 लूप्स देखने को मिलेंगी इस स्टील वायर में, राइट। सो दिस इज हाउ कि हम कहां से एक स्ट्रिंग को प्रेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये कुछ जैसे ढोलक है, तबला है, तो ये भी कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इनके पास ना आपने देखा होगा कि ढोलक में यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं, कुछ ऐसे स्क्रूज होते हैं जिन्हें टाइट किया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कैसी आवाज चाहिए, मान लो अगर ये मेम्ब्रेन जो है अगर ये छोटी है और ये काफी टाइटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है, कैसी है, टाइटली स्ट्रेच्ड है, टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, करेक्ट। और ये कैसी है, स्मॉल सरफेस एरिया मान लेते हैं इसको, ठीक है। सो इन दिस केस द साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड विल बी ऑफ हायर पिच। वहीं पर अगर ये टाइटली स्ट्रेच्ड नहीं है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी ना वो थोड़ी ग्रेव साउंड होगी, वो इतनी हायर पिच वाली साउंड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट वन इज मोनोटोन। व्हाट इज मोनोटोन और मोनोटोन साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो a sound of single frequency is called as monotone। जब भी हम एक ट्यूनिंग फोक लेते हैं और उसको रबर पैड के अराउंड ऐसे स्ट्राइक करते हैं तो उसके स्ट्राइक करने से जो साउंड फ्रीक्वेंसी जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो सेम ही फ्रीक्वेंसी की होती हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज मोनोटोन। अब अगर आप ट्यूनिंग फोक को देखो तो हमारी लैब्स में मिलता है और ये ट्यूनिंग फोक्स जो है ना ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते हैं। इन पे मेंशन होता है जैसे 340 सेकेंड इनवर्स मतलब, ठीक है, या 280 सेकेंड इनवर्स। तो ऐसे ना वेरिंग फ्रीक्वेंसी के हमें
ट्यूनिंग फोक्स देखने को मिलते हैं। सो अ ट्यूनिंग फोक is the only source of sound which produces the sound of single frequency। तो ये सिर्फ एक अकेला एक ऐसा सोर्स ऑफ साउंड है जो सिंगल सोर्स या सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो जब ये वाइब्रेट करता है और जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक ही फ्रीक्वेंसी की होती है, राइट। और वो कितनी फ्रीक्वेंसी की होगी वो यूजुअली हमारे ट्यूनिंग फोर्क के ऊपर लिखा होता है। Okay, now coming up next is the third characteristic of sound, that is quality, timbre or the waveform। तो कैरेक्टरिस्टिक, ये भी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो ये डिस्टिंग्विश करता है कि जो दो साउंड्स हैं सेम पिच की और जो दो साउंड्स जो सेम पिच और सेम लाउडनेस की हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने में हमारी हेल्प करता है, राइट। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब हमारे पास दो साउंड्स हैं जिनका पिच भी सेम है और लाउडनेस भी सेम है, लेकिन फिर भी उन दो साउंड्स की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वेव फॉर्म्स। ठीक है, कैसे समझेंगे? अब आपने देखा होगा कि हर इंस्ट्रूमेंट है, इवन हर ह्यूमन बीइंग है। जैसे अगर आप किसी का फोन उठाओ, ठीक है, एक अननोन नंबर से कॉल आया, आपने फोन उठाया, तो आप ना कई बार अगर वो ऐसा इंसान हो जिससे आप रेगुलर बात करते हो, अगर वो आपको अननोन नंबर से भी कॉल करे तो भी आप उसकी आवाज फोन में पहचान लेते हो, राइट। ऐसा होता है ना, क्योंकि हर एक, अगर हम इंसान की बात करें तो हर एक इंसान जो है वो उसकी आवाज में एक सेम टाइम पर अलग लाइक मल्टीपल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ये वाला जो वेव फॉर्म है, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, और हमने ये भी पढ़ा दिस इज अ काइंड ऑफ अ मोनोटोन। ठीक है, तो एक ही फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स हमें प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इन instruments and in many instruments and in even in case of human beings, जब हमारी बॉडी में या हमारे थ्रोट में जब ये लायरिंग्स में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं तो एक ही टाइम पे सिर्फ एक वेव फॉर्म नहीं है, मल्टीपल वेव फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक वेव है, ये अलग पिच की वेव है एम्पलीट्यूड की, ये अलग एम्पलीट्यूड है, राइट। तो अलग अलग एम्पलीट्यूड की वेव्स हमारे साउंड में प्रोड्यूस हो रही हैं, राइट। सो दिस इज basically the quality, and this quality, even though the pitch and the loudness is same, even then we are able to distinguish between the different sounds। अब मैं आपकी आंखें बंद कर दूं और मैं एक पियानो बजाऊं और दूसरी तरफ फ्लूट बजाऊं, ठीक है, तो आप दोनों में फर्क कर लोगे ना। पियानो की साउंड अलग होती है, फ्लूट की साउंड अलग होती है, राइट। अगर मैं सेम पिच और सेम लाउडनेस का भी यूज करूं तो भी आप वो फर्क कर लोगे। क्यों? क्योंकि जो पियानो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है ना उसमें ज्यादा वेव फॉर्म्स होती हैं, वहीं पर जब हम एक फ्लूट को बजाते हैं, ठीक है, जब एयर ब्लो करते हैं तो उसमें जो वेव फॉर्म्स प्रोड्यूस होती हैं दे आर लेस एज कंपेयर टू द वेव फॉर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द पियानो। तो दिस डिफरेंशिएट्स द क्वालिटी। अब हो सकता है कि जो मेरी आवाज है, मैं जब बोल रही हूं तो मेरी आवाज में वेव फॉर्म जो है वो ऐसी बन रही है, ठीक है। हो सकता है जब आप बात करो तो ये जो वेव फॉर्म है ये ऐसी बन रही हो, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ आवर साउंड। हम दोनों आसपास बैठे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम सेम पिच पे सेम लाउडनेस में बात कर रहे हैं, ना कोई ज्यादा चिल्ला रहा है ना मैं कम चिल्ला रही हूँ ना आप, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरी और आपकी आवाज में फर्क है। क्यों? क्योंकि हमारी जो क्वालिटी ऑफ साउंड है दैट इज डिफरेंट, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो बात समझ आई। सो दिस क्वालिटी इज व्हाट डिफरेंशिएट्स our sounds from others. This is the reason why we are able to recognize a person on a phone. मतलब although अब फोन नंबर सेव होते हैं, लेकिन अगर वो अननोन नंबर से कॉल कर दे तो भी आप उसकी आवाज को पहचान लोगे। इज दैट करेक्ट? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू मेक अ म्यूजिकल टॉय एट होम, कैन यू डू दैट? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो बहुत ही सिंपल है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसी कार्डबोर्ड की ट्यूब। यूजुअली जो पेपर टाल्स आते हैं किचन के लिए, उस वहां पर आपको ये कार्डबोर्ड ट्यूब मिल जाएगी, ठीक है, जिसकी 5 to 7 सेंटीमीटर डायामीटर होना चाहिए। देन दूसरा हमें चाहिए एक शू बॉक्स, जो जहां पर शूज होते हैं, लिड नहीं चाहिए, शू वाला बॉक्स चाहिए, और साथ में हमें कुछ रबर बैंड्स चाहिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस शू बॉक्स के एक एंड पर
इस कार्डबोर्ड ट्यूब को लगाएंगे और उसका जो डायामीटर है ना उसको आउटलाइन कर लेंगे। अब इस आउटलाइन के हिसाब से यहाँ पर एक होल बना देंगे एंड देन वी विल इंसर्ट दिस कार्डबोर्ड ट्यूब इनटू दिस होल, और अंदर से ना इस कार्डबोर्ड ट्यूब को ऐसे फोल्ड कर देंगे और अच्छे से सेलो टेप लगा देंगे साइड पर ताकि वो फिक्स हो जाए। अब जैसे आप देख रहे हो तो इस शू बॉक्स में हम मल्टीपल रबर बैंड्स लगा देंगे। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, जैसे गिटार होता है ना, तो गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ये बिहेव करेगा। अब जब आप इन रबर बैंड्स को ऐसे प्लग करोगे तो आपको वो पियानो, एक गिटार, सॉरी नॉट पियानो बट गिटार जैसी आपको एक फीलिंग देगा। सो यस, यू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट होम। ओके, तो कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना कि मैम कैसे बनाना है, आई विल हेल्प यू। नाउ इज द टाइम टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स एंड यू नो दैट क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज करो और जल्दी से अपनी रफ नोटबुक और पेंसिल लेकर आओ और मेरे साथ बैठकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज there are two waves A and B and are of amplitude 3 cm and 4 cm respectively। तो इसका मतलब जो A वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है 3 सेंटीमीटर और वहीं पर B वेव का एम्पलीट्यूड है 4 सेंटीमीटर, राइट। तो अब इफ यू रिमेंबर, सो लाउडनेस is directly proportional to amplitude का square. So this means we have to compare their loudness और हमें ये बताना है कि कौन सी साउंड लाउडर है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो लाउडर होगी, राइट। So if we compare them, so loudness of A upon loudness of B, राइट। सो A का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर 4 का स्क्वायर होगा। सो दिस मीन्स 3 3s are 9 and 4 4s are 16। एंड नाउ सिंस द एम्पलीट्यूड ऑफ B इज हायर एज कंपेयर टू A, तो इसका मतलब है कि जो B वेव है, या हाँ जो B वेव है दैट इज लाउडर एज कंपेयर टू A वेव। सो नाउ अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम यू। सो द क्वेश्चन इज two sources of sound A and sound B are of frequencies 128 Hz and 256 Hz respectively। तो इसका मतलब है कि जो frequency है of sound A, it is 128 Hz and the frequency of B is 256 Hz, right? Okay, so which sound is of higher frequency? तो इनमें से वो कौन सी sound है जो हायर फ्रीक्वेंसी की होगी, सॉरी हायर पिच, राइट। तो इफ यू रिमेंबर, सो हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच। तो बताओ कौन सा होगा? यस, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज हायर, हेंस साउंड बी विल बी ऑफ हायर pitch as compared to A, right? And to a listener, how do the two sounds differ? तो दो listener के लिए दोनों sounds कैसे differ करेंगी? तो जो sound B है वो ज़्यादा shrill होगी and the sound A will be grave, ठीक है। तो I am writing over here, sound A will be heard as a grave sound and sound B will be shrill sound. Is that correct? Okay. Now the next question. So the figure shows two waves. ठीक है, तो ये एक वेव A है and this is wave B. ठीक है, अब sound A है and this is sound B. So which sound is louder? You have to give the reason, and which sound is shriller? You have to give the reason. तो सोचो, जब हम loudness की बात करते हैं तो हम sound को किससे रिलेट करते हैं? We relate it with the amplitude, राइट। और वहीं पर जब हम श्रिलनेस की बात करते हैं वी रिलेट इट विद द फ्रीक्वेंसी। तो कौन सी लाउडर होगी? वो लाउडर होगी जिसका एम्पलीट्यूड लाउडर हो, मतलब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, लाउडर नहीं होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप ए और बी में देखो तो बी का एम्पलीट्यूड इज मोर एज कंपेयर टू ए, सो दिस मीन द आंसर ओवर हियर इज साउंड बी। सेकेंड इज विच इज श्रिलर। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेव्स, उतनी ज्यादा श्रिल साउंड,
करेक्ट। तो अब अगर आप इसमें देखो तो इसमें ये एक ही वेव है, लेकिन यहाँ पर जो वेव्स है ना, इट इज कंपैरेटिवली मोर एज कंपेयर टू बी साउंड, राइट। सो दिस मीन्स साउंड ए इज श्रिलर एज कंपेयर टू साउंड बी। करेक्ट, सिंपल है ना, मतलब जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जो हमने फैक्टर्स पढ़े, उन्हीं के ऊपर अब हमारे पास सिंपल क्वेश्चंस हैं। करेक्ट, तो आई होप इतना समझ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सो टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड हैव फ्रीक्वेंसीज दिस एंड दिस, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और 512 हर्ट्ज है रिस्पेक्टिवली। रिप्रेजेंट द टू वेव्स इन द ग्राफिकल फॉर्म। तो आपको ग्राफ की फॉर्म में इन वेव्स को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करोगे सोचो। तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसे एक y एक्सिस बनाएंगे और ये x एक्सिस बनाएंगे। सो दिस विल बी टाइम एंड दिस इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट। दूसरी भी बनानी पड़ेगी, कैसे, ऐसे ही। सो दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गई से साउंड A एंड दिस इज फॉर साउंड B। अब एक चीज याद रखना कि जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, तो अगर ये वेव इतना ऊपर जा रही है और इतना नीचे जा रही है तो ये भी सेम ही जाएगी। तो इसका मतलब है ये भी इतना ही ऊपर गई और नीचे गई। लेकिन फर्क कहाँ पर आया, फर्क आया कि एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर प्रोड्यूस हुई हैं। तो दिस B, सिंस इट हैज मोर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सो B जो है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। वेव्स जो है वो पास पास होंगी और इसमें जो वेव्स हैं वो थोड़ा दूर होंगी। मतलब जो वेवलेंथ है यहाँ पर द वेवलेंथ इज ग्रेटर और यहाँ पर वेवलेंथ इज स्मॉलर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड सेम पिच हैज एम्पलीट्यूड रेशियो 1:3, राइट। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस एंड पिच। तो हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें पता है कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट। तो अब हमें अगर लाउडनेस की रेशियो निकालनी है, सो इट विल बी 1/3 का स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी 1/9. सो द रेशियो ऑफ द लाउडनेस विल बी 1:9. एंड व्हाट अबाउट द पिच। तो पिच का एम्पलीट्यूड से कोई रिलेशन है नहीं, इसलिए जो पिच है दैट इज गोइंग टू बी फ्रीक्वेंसी का बेसिकली, बिकॉज पिच इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड से कोई रिलेशन है नहीं। तो यहाँ पर पिच इज गोइंग टू बी 1:1. द रेशियो ऑफ द पिच विल बी 1:1. तो अब देखो हमने मोनोटोन भी पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि मेजरली जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो ह्यूमन वॉइस होती है, सो दे आर नॉट मोनोटोन एट ऑल। तो उसी सब से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सिंपल है। सो द क्वेश्चन इज फिगर शोज 4 वेव्स A, B, C and D. नेम द वेव विच शोज ए नोट फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने पढ़ा था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में ऐसा एक सिंपल नोट तो आता नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मल्टीपल वेव्स बनती हैं, राइट। कैसी वेव्स, कुछ ऐसी वेव्स, राइट। सो द आंसर इज D. तो D वेव जो है वो ये शो कर रही है कि जो म्यूजिकल नोट है वो कुछ ऐसा होगा, राइट। तो मतलब D जो है वो म्यूजिकल नोट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नोट डिनोट कर रही है। देन अ सॉफ्ट साउंड। तो सॉफ्टनेस ऑफ साउंड, बेसिकली हम लाउडनेस ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, करेक्ट। तो एम्पलीट्यूड मतलब कि जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी सॉफ्टर साउंड, राइट। तो इन सब में अगर आप देखो तो सबसे कम एम्पलीट्यूड हमें ए साउंड में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब द आंसर इज ए। तो ए रिप्रेजेंट्स द सॉफ्ट नोट, करेक्ट, ओके। द नेक्स्ट इज अ श्रिल नोट, मतलब एक ऐसा नोट जिसकी पिच बहुत हाई है, ओके। तो श्रिलनेस इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, देखो बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से डिनोटेड है, कहां पर है, यस। सो द आंसर इज सी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है नोट की वो काफी ज्यादा है, करेक्ट। तो इसलिए अ श्रिल नोट इज शोन इन दिस फिगर सी,
करेक्ट. सो आई होप आपको क्लियर हुआ है. कोई डाउट हो, सो यू नो वेयर टू कम. सो यू हैव टू आस्क योर डाउट्स एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन पोस्ट your doubts and ask question section, as well as you can book a LearnoHub Swayam class. So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope आपने previous session तो रिवाइज किया ही होगा, साथ में आपको नई चीजें भी इंट्रोड्यूस जो की गई हैं वो आपको अच्छे से समझ आई हैं. So I'll see you next time with the next chapter. Till then you all take care, and as you all know, LearnoHub मतलब फ्री है पर बेस्ट है.